निखिल में क्या फर्क है और आज के निखिल में क्या फर्क है? 32 इयर्स के पहला का सूरत और 32 इयर्स के बाद का सूरत। द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर आज 2025 में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अगर बन सकता है कि यार ये क्या तू फालतूगिरी कर रहा है। लेकिन एक 7 दिन के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। डॉक्टर विपिन देसाई उसी जगह जाते हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है, यानी कि वेट, डभोली, सिंगरपुर, कतारगाम, जहाँ सबसे ज़्यादा 55 से अधिक लोग की मौत हो चुकी थी। के बारे में पढ़ा सुना या मैं तो सालों से आपको देखता हूँ। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मुझे इतने बजे उठना, और बीवी को मैं बोलता हूँ कि देख 1 साल मेरे लिए कुछ काम कर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी वे। और लोगों की लाइफ में भी बहुत वैल्यू एडिशन कर रहे हो। ये पोस्ट से लेके आप अपनी कॉलेज की लाइफ को अगर याद करते हो, वहाँ से एक लीडरशिप की शुरुआत हो गई। फिर 10वें स्टैंडर्ड में आया तो जीएस बना, फिर तब उसका गुस्सा भी शांत हुआ और मुझे भी मतलब ये हंसी मजाक वाला स्वभाव मेरा पहले से। फ्रेंड्स, सूरत ने सूरत की जनता को बहुत सारे उपहार दिए, जिसमें लोगों ने बहुत ऐसा नाम कमाया, शोहरत कमाई, बहुत सारा एजुकेशन लिया और हर एक ने टेक्सटाइल से लेके डायमंड और बिल्डर से लेके बहुत ऐसे बेंचमार्क क्रिएट किए। और वैसे ही सूरत ने ऐसे ऐसे हस्तियों को जन्म दिया कि जो अपने आप में एक इंडिया और पूरे वर्ल्ड के बेताज बादशाह है। तो आज ऐसे ही बेताज बादशाह हमारे साथ ये पॉडकास्ट में है, जिनका नाम है श्री निखिल मद्रासी जी। नमस्ते। सो निखिल भाई, वेलकम। आप स्पेशल टाइम निकाल के हमारे साथ आए। थैंक यू। और आज के पॉडकास्ट के थ्रू हम सूरत की जनता को या यूथ को या बिजनेस एंटरप्रेन्योर को कुछ ऐसा मैसेज आपके द्वारा देना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ को एक अलग ही मुकाम पे ले गए हैं। सो डेफिनेटली हम बहुत कुछ उसमें से जानना चाहेंगे। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर निखिल भाई अपने आप को 30 साल पहले के निखिल भाई के हिसाब से देखे तो वो निखिल में क्या फ़र्क है और आज के निखिल में क्या फ़र्क है? थैंक यू वेरी मच नयन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी पॉडकास्ट के जरिए हमारा संदेश, हमेशा हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी उम्र है 61 कंप्लीट, 62 इज रनिंग। 30 साल पहले की अगर बात करते हो तो 32, 31 हम बोल सकते हैं। बदलाव तो बहुत है। पहले जितना एग्रेशन था वो एग्रेशन आज नहीं है, लेकिन जो पीड़ था, जो अनुभव वो उस समय था, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अनुभव हमें मिला है। ज़िंदगी में बहुत हमने पाठ दिया है, बहुत लेसन्स दिए हैं, बहुत थपड़ाते दिए हैं। उनमें से सुधर कर आज एक ऐसे मकाम पे पहुँचे हैं कि हम मैसेजेस देने के लिए लायक और काबिल हुए हैं। हम किसी को कुछ बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि किसी को आप प्रेरणा दो, तो अब ये उम्र आ गई है कि हम किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। ये बदलाव ज़बरदस्त व्यक्तित्व में आया है। बोल सकते हैं कि 32 इयर्स जब यंग एज थी, तब जब हम जो कुछ भी करते थे तो इतनी ज़्यादा सोच उसमें नहीं डालते थे। बस एक बार करना है, कर दिया। लेकिन अब जब भी कुछ काम करते हैं सोच के करते हैं, फ़ायदा और नुकसान की थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि कोई एक अलग जगह पर, हम अलग मकाम पर पहुंच ना जाए, इतना ख्याल हम अब रखते हैं। राइट। तो ये बदलाव है पूरे व्यक्तित्व में। ग्रेट ग्रेट। और एक रीज़न, 32 इयर्स के पहला का सूरत और 32 इयर्स के बाद का सूरत, इसमें बहुत बदलाव आया है। जैसे कि एक चमत्कारिक परिवर्तन आया है। 1994 में सो कॉल्ड प्लेग आया, तब अगर मैं बात करूं, बस आपने वही बोला जो 1964 में बर्थ, 1994, 30 इयर्स। द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर आज 2025 में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अगर बन सकता है, मेरे ख्याल से वो जो बदलाव है वही अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव है, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो जैसे कि हर एक की लाइफ में एक यू टर्न आता है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पढ़ाई के बाद कुछ मैं अपना फ्रीलांसिंग वगैरह काम कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था। तो मेरे कोई दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये क्या तू फालतूगिरी कर रहा है, तेरा कोई वजूद ही नहीं है। मतलब उसने मुझे कहीं ना कहीं किक दी। वो घटना आज भी मुझे याद है। तो उससे आज मैक्स मीडिया का जन्म हुआ और मैंने अपनी रफ्तार पकड़ी और उसको करके दिखाया कि ये जो तूने मुझे ताना मारा था तो वो मैंने करके दिखाया। तो निखिल भाई, आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई यू टर्न कि जो आपको झंझोड़ के रख दे या वो आपको याद आए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए? वैसे मुझे किसी ने ताना नहीं मारा है,
और न तो झंझोड़ वाली कोई बात थी, ये अपने आप में हो गया था। जो मैंने उल्लेख किया 1994 सो कोल्ड प्लेग, उस वक्त मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत एक्टिव था। तो प्लेग के समय केबल नेटवर्क पूरे शहर में था, तो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को बताया कि हमें एक समाज सेवा के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए कि डॉक्टर्स को बुलाए, उनका इंटरव्यू करे और लोगों तक मैसेज पहुंचाए कि प्लेग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बात उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। हमने एक इंटरव्यू किया, एक प्रोग्राम किया, कैसेट तैयार की, सब केबल ऑपरेटर्स को दे दिया एंड वेरी वेल रिसीव्ड बाय द पीपल। दूसरी कैसेट 1 वीक के बाद हमने बनाई और उसमें हमने भागते हुए लोग, बस में जाते हुए भागते हुए लोगों का इंटरव्यू, ट्रेन में भागते हुए लोगों का इंटरव्यू, सुमसाम रास्ता, थिएटर बंद, ऐसी एक पूरी परिस्थिति का विवरण हमने वो वीडियो कैसेट में किया। वो भी बहुत चली। लेकिन 7 दिन के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। डॉक्टर बिपिन देसाई और डॉक्टर नैनेश परीख ने ये कहा कि इट वॉज नॉट अ प्लेग बट इट वॉज समथिंग एल्स। उन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई, मैं भी गया था उस पत्रकार परिषद में। तो ख़त्म होने के बाद मैंने सर को बोला कि सर आपकी बात में वजूद दम है, लेकिन जो इतना बोलने से, जर्नल में से पढ़कर आपने जो उसका तारण निकाला है उसमें लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए। मैंने बोला हम उसी जगह जाते हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है, यानी कि वेड, डभोली, सिंगरपुर, कतारगाम, जहाँ सबसे ज़्यादा 55 से अधिक लोग की मौत हो चुकी थी। तो उन्होंने दिया ठीक है। तो हम लोग गए, संशोधन किया और संशोधन के बाद बिल्कुल पक्के हो गए कि ये प्लेग नहीं था। इसके बहुत सारे रीजंस हमने लोगों को बताए। हमने एक कैसेट निकाली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोला कि ये कैसेट हम लोग करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैं अपने आप को पर्सनल लेवल पे ये करता हूँ। डॉक्टर बिपिन देसाई ने 5,000 रुपया दिया मेरे को, मैंने मेरा 5,000 रुपया जोड़ा और जो कैसेट थी उसमें सब्जेक्ट था वॉज इट अ प्लेग, यानी ये प्लेग था। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग के लिए किसी के यहाँ रिकॉर्डर के यहाँ भेजते हैं तो उनको तो कोई ऐसा नॉलेज नहीं था। उन्होंने रिकॉर्डिंग करने के बाद 70 से ज़्यादा कैसेट हमने रिकॉर्डिंग करवाई थी, उसमें लिख लिया नो प्लेग, और वो नो प्लेग के नाम से कैसेट सब केबल ऑपरेटर के पास गई। हमने प्रशासन के कई अधिकारियों, मिनिस्टर्स लोगों को भी ये कैसेट भेजा ताकि उन लोगों को पता चले कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो कुछ अलग है। लेकिन अखबारी माध्यम ने इस बात को कुछ नेगेटिव ढंग से लिया और उन्होंने ये लिखा कि नो प्लेग नाम की एक कैसेट समाज में घूम रही है जो समाज को गुमराह कर रही है, और इसी के तहत निखिल मद्रासी की गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अंडर एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट उनको अरेस्ट करना चाहिए, उसकी धरपकड़ होनी चाहिए। तो बड़े अखबारों में मतलब ये छपा। तो दूसरे दिन मैं तो हिल गया, सुबह जब पढ़ते ही मैंने बोला यार ये अभी क्या होगा, क्योंकि वो कोई उम्र नहीं थी ऐसी और ऐसा कोई काम तो हमने किया नहीं था। और 10 बजे घर में बैठा था और 4 हट्टे कट्टे जवान आए, बोले निखिल मद्रासी कौन है। मैंने बोला मैं हूँ। नहीं, निखिल मद्रासी कौन है। मैंने बोला सर मैं ही हूँ। वो मानने के लिए नहीं तैयार थे कि ये इतना शुक्लकड़ी आदमी ये कोई कांड कर सकता है। मैंने बोला मैं ही हूँ। तो बोला कि चलो आपको ले जाना है फुर्जा में, जब चौक बाजार में डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच की ऑफिस थी, शहर की गुना शोधक शाखा, वहाँ ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत गालियाँ दी, ये तूने क्या कर डाला। ये मैंने बहुत कोशिश की सर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इसमें क्या है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय पुलिस कमिश्नर थे पीसी पांडे, उन्होंने फ़ोन किया। पांडे जी ने ये बताया उनको कि भाई एक काम करो, ये पूरी कैसेट आप देख लो और उसमें कुछ वादाजनक क्या क्या है वो मेरे को बताइए। तो उस वक्त तो कोई टीवी वीसीआर का ज़माना नहीं था, भाड़े पे मिलता था। तो कहीं बेचारा टीवी वीसीआर वाले को भाड़े से लेके आए। अब टीवी वीसीआर चला नहीं तो केबल ऑपरेटर जो एक था वो बेचारा उसको मारा। मैंने बोला यार उनको क्यों मारते हो मेरी वजह से, तो कि तुम्हारी ही तो तकलीफ है। ठीक है, वापस गए, वापस लेके आए, पूरी कैसेट चलाई, देखा, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें वादाजनक क्या है। ये तो इंटरव्यू दिखा रहे हैं, ये उसका तारण है, समीकरण है। उन्होंने पांडे साहब को फ़ोन किया कि सर हमने देख लिए, उसमें ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जिसके लिए हम उसको पकड़ के लेके आए। उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर लिया ऐसा तो दिखता नहीं है। तो पांडे जी ने बोला कि ठीक है उसको छोड़ दो, लेकिन उसका नेम एड्रेस, वो फैमिली कैसा है। बोले नहीं फैमिली तो अच्छा है, वो तो इधर ही रहेगा, कहाँ जाएगा। फिर मेरे को छोड़ के बोला कि लेकिन यार तू बता तो सही कि इसमें हम तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने बोला वो तो मैं छेले लास्ट 4 घंटे से आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। कि सर ये गलती किसी और की थी, उन्होंने नो प्लेग लिख दिया, इसमें क्वेश्चन मार्क था, वॉज इट अ प्लेग। और ये
हमने रीजन दिया है कि ये प्लेग नहीं हो सकता है। राइट। लेकिन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। को मैंने सोचा कि अगर इतना करने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है, क्यों ना उसको व्यवसाय में परिवर्तित किया जाए। और वहां से जन्म होता है परिवार वीडियो मैगजीन और चैनल सूरत, जो बाद में घर घर के चैनल बन चुकी थी। और 1995 से 2015 यानी 20 साल तक मैंने इस शहर पे एक चक्री साम्राज्य, एक चक्री राज किया बिकॉज ऑफ दैट चैनल सूरत। तो आपने जो बताया ना कि कैसे हादसा हुआ या कैसे कुछ हुआ जो अपने आप को परिवर्तन में किया, तो ये हुआ। लेकिन चैनल सूरत की वजह से मेरी प्रतिभा शहर में फेमस हुई, लोकप्रियता मेरी बढ़ गई। लेकिन मूल रीजन था चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि ये जो कांड हुआ उसके पीछे चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैंने जो काम किया था वही जवाबदार था, काम लगा इस कांड के पीछे नहीं, अच्छे काम के लिए। फिर 2015 में जब मैंने चैनल बंद की तो तभी से वापस एक बार मैंने चेंबर में अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू की। 2016-17 में एक ऐसी घटना हुई कि मुझे स्टेप डाउन होना पड़ा। लेकिन जो स्टेप डाउन और जो अपमान मैंने सहन किया, तब से मैंने ठान लिया कि आज तो मैंने अपमान सहन कर लिया है, लेकिन एक बार इस संस्था का हेड बन के मैं दिखाऊंगा। तो वो जो जिजीविषा थी, जो अंदर से आग थी, वो आग कहीं ना कहीं निकल थी। और निकल के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये करना ही है। और बाद में मैं 4 बार सेक्रेटरी बना। और लास्ट टाइम जब सेक्रेटरी बना तब मैंने सोचा कि नहीं, अब इस बार मैं लड़ लूंगा। अनफॉर्चुनेटली चेंबर में कभी इलेक्शन होता नहीं था, उस समय मेरे सामने इलेक्शन हुआ, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। मेरा जो व्यक्तित्व था वो बहुत ऊंचा आ गया। और एक अच्छा है चेंबर में कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, जब वो प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करता है तो उसके सामने अनकंटेस्टेड इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन नहीं होता है। तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन हुआ, मैं जीता और प्रेसिडेंट अपने आप में बेनहरीफ बन गया। सो दिस इज माई नटशेल में मेरी लाइफ स्टोरी। राइट, बहुत बढ़िया। और जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा सुना, या मैं तो सालों से आपको देखता हूँ, आप हर जगह पे टाइम पे पहुँचते हैं, हर पोजीशन में अपने आप को विजिबल रखते हैं और हर काम में 100% देने की कोशिश करते हैं। सो आप अपना दिन शेड्यूल कैसे करते हैं, या इतना टाइट शेड्यूल में भी आप हर जगह पे कैसे पहुंच पाते हैं? देखो, शेड्यूल बनाना या सभी जगह पहुंचना ये उत्साह का विषय है। क्योंकि मैं जाहिर जीवन पसंद करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हजारों लोग मुझे पसंद करें, मुझे बुलाए। मैं सबको प्रेम करता हूं तो सब मेरे को भी प्रेम करेंगे। बस इसी जीजी विचार के साथ मेरी कोई दिनचर्या नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मुझे इतने बजे उठना, फिर ये एक्सरसाइज करना, फिर घर से इतने बजे निकलना। अभी चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ, इतने विचार दिमाग में आते हैं कि कभी कभी सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ जाता हूँ। पर घर में तो कोई काम है नहीं, छोटा सा परिवार है, और घर से भी मुझे को क्या करना है, धंधा करना है, मुझे घर में क्या करना है। तो 1 घंटे में तो पूरी दिनचर्या खत्म हो जाती है। राइट। और बीबी को मैं बोलता हूँ कि देख, 1 साल मेरे लिए तू सहन कर लेना। अब मेरे को मत पूछना कि अब 8 बजे आप निकल जाओगे तो कहाँ जाओगे। मेरे पास बहुत काम है, बहुत लोगों से मिलना है, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसमें से पूरी पढ़ाई करके उसका जो निचोड़ है मुझे कहीं ना कहीं काम में लगाना है। राइट। तो 8 बजे भी मैं निकल जाता हूँ, या तो मैं शमरुद्दीन नानपुरा चेंबर की एक पुरानी ऑफिस में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वो ऑफिस सुबह 8 बजे खुल जाती है। वहाँ पर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है। या तो मेरी खुद की पर्सनल ऑफिस में, जिसमें मैं मेरा जो बिजनेस करता हूँ, पेट्री मैगजीन निकालता हूँ, जॉब पोर्टल चलाता हूँ, या जैसे भी मतलब सारे बहुत 4-5 काम मैं करता हूँ, उसमें लग जाता हूँ। या तो कभी कभी सरसाना भी पहुँच जाता हूँ, या तो जनसंपर्क में लग जाता हूँ। आज भी सुबह एक बंदे के यहाँ 8:30 को पहुँच गया, बहुत दिनों से मिलना बाकी था, वो बीमार था, तो इसी बार एक जनसंपर्क भी हो गया, बहुत खुश हुआ कि चल तू इतना तो ध्यान रखता है। तो मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता है, रात को भी मेरा कोई शेड्यूल नहीं होता है कि कब घर जाना है। सही है। पूरे परिवार को बोल दिया कि 1 साल आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन एक मैं सेंसिटिव बाप हूँ, एक अच्छा हस्बैंड हूँ, एक मतलब बहुत ही अच्छा दादा भी हूँ, मेरी 8 साल की पोती है। उन लोगों के लिए मैं जस्टिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना फ्री टाइम मिले तो मैं उन लोगों के साथ मजा करता हूँ। और 1985 में मेरी एंगेजमेंट हुई, 1987 में मेरी मैरिज हुई। तो 1985 से लेकर 2025 यानी कि 40 साल में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है जो बीबी को मैंने घुमाने के लिए बाहर नहीं गया। रात को अगर मैं 11 बजे भी आता हूँ तो बीबी को बोल देता हूँ कि नीचे आ जा, हम थोड़े एक राउंड लगा के आते हैं। पहले 2 व्हीलर था तो उसमें राउंड लगाते थे,
अब 4 व्हीलर है तो उसमें राउंड लगाते हैं, तो वहाँ पर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, खुद ड्राइवर बन के ही जाना है अपनी गाड़ी में। और वहाँ जो एक आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा जो बीतता है ना, उसमें पूरे दिन की शेड्यूल, चर्चाएँ, घर की बातें, ये सब हो जाती है। हो सकता है तो मैं पूरे फैमिली को, 5 आदमी का फैमिली है, उनको लेकर निकल जाता हूँ, या पोती को लेकर खास करके निकलता हूँ। तो ये मेरा डेली शेड्यूल बन जाता है। सोने का भी कोई ठिकाना नहीं है, नींद आ जाती है तो सो जाते हैं। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप कोसोगे। हेलो मेहुल भाई, आज बहुत खुशी का दिन है। पता है मेरी जॉब लग गई। अच्छा, क्या बात कर रहा है? कितनी सैलरी है? पूरे 50,000। 50,000? पर तेरे में तो कोई स्किल भी नहीं है, फिर भी 50,000? सच बोल रहा हूँ भाई। हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने मैक्स मीडिया एकेडमी से वीडियोग्राफी का कोर्स किया था। ये मैक्स मीडिया क्या है? मैक्स मीडिया एकेडमी, तुझे पता है मैक्स मीडिया एकेडमी अपने सूरत की बेस्ट एकेडमी है, जहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फोटो एडिटिंग और भी बहुत सारे कोर्स कराते हैं। और तो और इनकी सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से तुम्हारा कोर्स खत्म होने के बाद तुम्हें एक जॉब भी अच्छी सी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो मैक्स मीडिया एकेडमी आपके लिए लेकर आई है बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस, जिसके अंदर आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, जो आपकी स्किल को एक लेवल अप कर देगा। तो आज ही विजिट कीजिए मैक्स मीडिया एकेडमी, जो है नियर पाल आरटीओ अडाजन। थैंक यू। वरना कोई 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई ढांचे में नहीं रहता हूँ बस। और जितने भी शेड्यूल है वो कैलेंडर रखता हूँ, एकदम प्रोफेशनली मैनेज्ड वे में काम करता हूँ, इसीलिए समय पे पहुँच पाता हूँ। मुझे पता है कि अगर 9 बजे कहीं पहुँचना है तो घर से इतना निकल जाना है कि आप सिग्नल आने के बाद 10 मिनट और लगा देते हैं ताकि। लेकिन सूरत इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इतना मतलब जाना है तो कितने मिनट लगेगा, कहीं से कहीं पे भी पहुँचना है तो 25 मिनट, 30 मिनट, कम ज़्यादा से ज़्यादा। मुंबई जैसा तो है नहीं अपना, यहाँ इतना कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल टू रीच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनीवेयर। सो दिस इज माय शेड्यूल। ग्रेट निखिल भाई, हर इंडस्ट्री या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, और आप में तो एक बहुत अच्छा टीचर मैंने देखा है। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हो और लोगों की लाइफ में भी बहुत वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो वो टीचिंग से या वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कोई स्टूडेंट में उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया, या ऐसा कोई किस्सा अगर आपको याद आ रहा हो? नहीं, वो तो अब ऐसा है कि एजुकेशन इज ऑलवेज मेन कोर्स ऑफ द लाइफ। राइट। बिना एजुकेशन आपका कोई उद्धार ही नहीं है। कभी कभी हमारे जैसे ट्रेनर गलत एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ाई की, उन्होंने भी ऐसी पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो टॉप पर है। ठीक है, 1000 में से 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग भी सक्सेस है उनको अगर देखोगे तो उसमें अभ्यास, एजुकेशन इज की रोल ऑफ द लाइफ। राइट। अगर मैं अपनी मेरी बात करूं, मैं बीकॉम 3rd क्लास स्टूडेंट हूं। मैं कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं करुण वास्तविकता आपको बताना चाहता हूं। 1 से 10 स्टैंडर्ड फर्स्ट, 10th में फर्स्ट क्लास, 70% अप, 70 अप। उस समय 70 का जमाना था, वो अभी 99 वाला नहीं था। 11, 12 फर्स्ट क्लास। लेकिन कॉलेज में एक दिमाग में ऐसा चढ़ गया कि पापा का बिजनेस में बैठना है, फिर पढ़ाई क्यों करूँ, चलो नाटक करते हैं, संगीत, साहित्य, ये सब एक्टिविटी में लग गया। तो हुआ यूँ कि 35 मार्क जेम ऐसे तैसे आने लगे, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इवन 35 मार्क्स। 20 मार्क तो उसमें से वो जो अपना कृपा गुण होते थे उस जमाने में उसमें से मिलते थे, क्योंकि मैं पूरी दिमाग में वही चल रहा था कि अपने को कहाँ धंधा ही करना है ना, क्या पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। और दैट वॉज द बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ। मैं बीकॉम 3rd क्लास पास हुआ। बाद में उस समय फॉर्चुनेटली मैं LLB की पहली एग्ज़ाम 1 साल मैंने ख़त्म किया, दूसरा साल ख़त्म किया, क्योंकि मेरे पास भाग छठा पहले से थी। लेकिन मैं LLB कंप्लीट नहीं कर पाया। तो किसी का एग्जाम्पल की क्या ज़रूरत है, मेरा ही एग्जाम्पल है कि वो अपॉर्चुनिटी मैंने लॉस की। क्योंकि अगर नयन भाई मैं आज वकील होता तो आप जानते हैं कि एक अच्छा वकील, बोलने वाला वकील की क्या फीस होती है। एग्जैक्टली। खाली एक
एक केस चलाने में अगर आपको आगोतरा जामीन चाहिए ना, तो सूरत के नामचीन और नामे जाने माने वकील 1 लाख से अधिक फीस लेते हैं। राइट। तो आप सोच लो कि अगर ये वाकछटा से अगर मैं वकील बनता तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। ठीक है, मैं आज अलग पोजीशन पे पहुँचा हूँ, राइट। लेकिन जो अफसोस तो है वो है ही कि अगर मैंने शिक्षा पाई होती तो आज मैं शायद कोई और निखिल मद्रासी भी हो सकता था, और उस वाकछटा की वजह से मुझे और भी बहुत कुछ अचीवमेंट जीवन में मिल सकती थी। राइट। तो ये गलत एग्जाम्पल होगा कि पढ़ो मत। एग्जाम्पल यही होगा कि जितनी पढ़ाई कर सको। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन डायमंड उद्योग के स्थपति होगा। राइट। वो लोग बेचारे बोलते हैं कि देख हम 4 भाई हैं निखिल, हम 4 भाइयों का टोटल तो करेगा ना तो 12th होगा। लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन को और इसकी नेक्स्ट जनरेशन को हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ही भिजवाएंगे फॉर द स्टडी पर्पस। राइट। और वो स्टडी करने के बाद वो जो आते हैं तो पूरे बिजनेस का परिवर्तन उन्होंने कर दिया। और वो लोगों को जो पहली पीढ़ी थी उनको एक शांति हो गई कि अब हमारी जो बिजनेस है वो सलामत रहेगी, क्योंकि हमारी 2nd एंड 3rd जनरेशन इतनी पढ़ी लिखी है कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज फॉर श्योर। जो टर्नओवर वो लोग करते थे इससे ज़्यादा टर्नओवर वो लोग कर पाएंगे। गोविंद भाई ढोलकिया की बात करूँ तो उनको बोले कि मेरे को 3 ही वर्ड आता है इंग्लिश का, यस, नो और हाउ मच। लेकिन अब वो बोलते हैं कि ठीक है, ये 3 वर्ड से मैंने दुनिया को जीत लिया, मैंने SRK का पूरा एम्पायर बता दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या? लेकिन अब उनको वो चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी 2nd जनरेशन श्रेयांश भाई या इसकी जनरेशन वो इतना पढ़ के आज कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं कि आज अगर गोविंद में है या न है इसका कोई मतलब फ्यूचर में नहीं रहेगा। राइट। तो पढ़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। राइट। राइट। बहुत बढ़िया। और वैसे ही चैम्बर्स जाना जाता है बिजनेस एंटरप्रेनर के लिए, लोगों में बदलाव लाने के लिए या नया कुछ करने के लिए। तो आज की डेट में एज अ प्रेसिडेंट आपका क्या ड्रीम है कि ये 365 डेज जो आपके मिले हैं उसमें आप ऐसा क्या कर जाना चाहते हो कि लोग सालों साल निखिल भाई को याद करें? नयन भाई 365 डेज है वो तो बिल्कुल फाइनल है। चैम्बर में किसी को भी 2nd साल प्रेसिडेंटशिप नहीं मिलती है। अब अगर नया की बात है ना, तो पहले मैं ये बता दूं कि मुझे नए करना है, लेकिन इसके पहले जो है उसको ज़्यादा मजबूत करना है। राइट। हम लोग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में मास्टर है, क्योंकि उद्योग जगत की समस्या का समाधान हमारे पास है। हम लोगों के प्रश्न समझते हैं, लिखते हैं और अथॉरिटी के पास जाकर उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। राइट। चाहे वो गुजरात सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट में कॉरपोरेशन, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, DDO, सबके पास जाते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन करना एक बात है, और वो मक्कमता से करना, उग्रतापूर्वक करना, हमारे जो मुद्दे हैं उनको और ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से कहीं से दबाव ला के करना, ये एक अलग बात है। राइट। मैं ये काम करना चाहता हूँ और करने की शुरुआत मैंने कर दी है, क्योंकि एक बार अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो शायद उसका रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। तो जो फॉलोअप है दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल। तो मैं ये काम करता हूँ कि इसके पीछे लग जाता हूँ। मैं जब दूसरी बार वो ऑफिसर को मिलता हूँ ना, तो आगे का लेटर लेके उनको बताता हूँ कि सर ये काम अपना अभी भी पेंडिंग है, जरा कुछ कीजिए। राइट। सर ये 2-3 बार करेंगे ना, या तो वो मेरे को मिलना बंद कर देंगे, या तो वो बोले कि उसके आने के पहले उसका सॉल्यूशन ला दो भाई, ये दिमाग नहीं चला है। तो रिप्रेजेंटेशन राइट। चेंबर नोट्स बिकॉज कि हम लोग 300 प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, कॉन्क्लेव, वर्कशॉप पूरे साल में करते हैं। राइट। उसमें हमारी भावना ये होती है कि हमारा दक्षिण गुजरात का उद्योगपति नॉलेज से बिछड़ ना जाए। Exactly. और वर्तमान जो भी प्रवाह इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे चलते हैं उससे वो ज्ञात हो। राइट। तो ये प्रोग्राम की तीक्ष्णता, वेधकता मैं बढ़ाना चाहता हूँ। और ज़्यादा कितना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने AI का पूरा उपयोग किया है। ओके। ChatGPT का मैंने उपयोग किया है। सजेशंस में ChatGPT से देता हूँ कि मुझे रियल एस्टेट में 20 प्रोग्राम 1 साल में करना है। पहले तो एक विषय नक्की करने के लिए बैठना पड़ता था, दिमाग चलाना पड़ता था, उसके वक्ता को ढूंढना पड़ता था। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो दिमाग चलाना पड़ेगा, बाद में तो चलाना ही है, लेकिन एटलीस्ट पहले अपने आप को अनुभव करने के लिए उसका अगर गाइडेंस हो जाता है, सो इजी। सो आई एम, इट इज वेरी मच,
मेरी स्वीकृति है, लोगों नया नया जो भी परिवर्तन हो रहा है मैं उसको पहले स्वीकार करता हूँ। राइट शायद यंग एज वाले जो हमारे एम्प्लॉय है वो भी इतना ज़्यादा एडॉप्शन नहीं कर सकते इतना मैं करता हूँ। राइट तो ये सब प्रोग्रामों के में मतलब मैंने मेरा विजन बोर्ड बनाया है 2025-26 का। ओके तो मैंने उनमें जो लिखा है कि मुझे 1500 से ज़्यादा मेंबर बनाना है, Right. 5 करोड़ से ज़्यादा कॉर्पस बढ़ाना है, 300 से ज़्यादा प्रोग्राम, 12 से 15 कॉन्क्लेव, 12 से 15 एग्जीबिशंस, 12 से 15 प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम जिसको हम वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं वो करना है। तो उस पर मैं आज से काम पे लग गया हूँ। राइट इंस्टॉलेशन किया, दूसरे दिन एनवायरमेंटल कॉन्क्लेव किया, 10 दिन में मैंने राज्यपाल गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत को बुलाया और उनका साथ पब्लिक प्रोग्राम किया। राइट मतलब ये मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी मक्कमता है और इसी स्पीड से मैं काम करूँगा, तब लोगों का विश्वास बढ़ता है। राइट हमारा जो तीसरा मुख्य काम है एग्जीबिशंस। ओके उत्पादकताओं को सीधा मार्केट सिर्फ एग्जीबिशन पहुंचा सकता है, नहीं तो आप कहाँ दलदल घूमोगे। ए भाई मैं नयन भाई मैक्स मीडिया स्टूडियो में चलाता हूँ, पेपर है, होर्डिंग है, रेडियो है, ठीक है, राइट लेकिन उसमें खर्चा लगता है। लेकिन एग्जीबिशन में अगर आपने एक स्टॉल ले लिया 30,000 रुपये का, लेकिन कितने लोग आपको पहचानेंगे? 30,000 और लोग। ओके अब 30,000 लोग 30,000 रुपये में आपको पहचान मिल जाए, Right. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एग्जैक्टली तो जो हमारे सेट हुए एग्जीबिशन है वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, राइट लेकिन जो नहीं अभी तक हुआ है सूरत में उनको मैं लाने की कोशिश करता हूँ। Exactly. पूरे देश के एग्जीबिटर्स जो लोग ऑर्गेनाइजर है उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ ओके कि भाई आप एक नया विषय लेके आओ, हम आपको मार्केट देंगे। राइट मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, Exactly. कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और फॉर्चुनेटली हमारी चैम्बर इतनी समृद्ध चैम्बर है, 1,10,000 स्क्वायर मीटर जगह है नैन भाई, यस और उसमें हमारा जो डोम है ना वो 1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम, वो भारत में किसी चैम्बर के पास कहीं प्राइवेट लोगों के पास भी नहीं है। राइट प्लेटिनम हॉल है 1200 की कैपेसिटी का, उसमें डिनर हॉल भी है और लोन भी है। Right. और हम जिस इमारत में हमारी ऑफिस है वो 7 मंजिली इमारत है, उसमें से 2 फ्लोर 7,200 कारपेट एरिया का हमारा ऑफिस है। 70 लोग काम करते हैं और पुराने शहर में 4 मंजिली इमारत है समृद्धि नानपुरा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर हम SGCCI एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं। राइट तो ये है मेरी मक्कमता और इसीलिए वही मक्कमता से मैं आगे चल रहा हूँ और 100% मुझे खातरी है कि हम कुछ नया कर पाएंगे। टेक्सटाइल टास्क फोर्स हम लोग चलाते हैं। वो टास्क फोर्स क्या होता है, क्या नया करना है, चैलेंजेस को किस तरह से उसको ओवरकम करना है। Right. अभी BIS का मामला चल रहा है, QCO का मामला चल रहा है। हैवी मशीनरी पर BIS अगर लगेगी तो जो मशीनरी आ रही है चाइना वगैरह से वो बंद हो जाएगी। राइट हमने बहुत कोशिश की, रिप्रेजेंटेशन किया, 1 साल के लिए तो हमने उसको एक्सटेंड करवाया, लेकिन हम जानते हैं कि वो 1 साल के बाद एक्सटेंड नहीं होने वाला है। तो हमने ये तैयारी की कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। भाई ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप तैयार हो जाओ Right. और मार्केट कैप्चर करो। राइट ये मेरा काम है। एग्जैक्टली हम डायमंड टास्क फोर्स बना रहे हैं। डायमंड में भी मंदी है, लेकिन वो मंदी को किस तरह से तेजी में लाना, वो तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग का दिमाग होता है। एग्जैक्टली और हम तो जुगाड़ू लोग हैं और सुरती तो खास करके जुगाड़ू है। यस जो शहर फिनिक्स पंखी के माफक अगर खड़ा हो सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यू कैन डू एनीथिंग। यस और इतना प्रभाव है हमारी तापी नदी की, एक जबरदस्त भाव है। अगर पूरे देश को हम संभाल सकते हैं तो हम अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकते। एग्जैक्टली सूरत को एक आशीर्वाद है कि ये सभी चीज़ें इजीली वो कर सकता है और वो मक्कम है वो हिसाब से। हम टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं कि भाई अगर टेक्सटाइल का सिटी है तो हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी दो जिसमें सिर्फ टेक्सटाइल के कोर्सेज पढ़ाए जाए, ताकि हम टेक्सटाइल के लिए स्किल्ड वर्कर खड़े कर सकें और जो मालिक लोग हैं उनको भी इस तरह से हम लोग सक्रिय कर सके कि नए चैलेंज को आप किस तरह से ओवरकम करके उसको एक्सेप्ट कर सको। राइट तो ये एक हमारी मांग है। गुजरात सरकार में टेक्सटाइल मंत्रालय अलग से नहीं है, भारत देश के कई राज्यों में उसका अलग टेक्सटाइल मंत्रालय है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी क्यों टेक्सटाइल मंत्रालय अलग नहीं होना चाहिए, हमारा टेक्सटाइल मंत्री क्यों राज्य में नहीं होना चाहिए अगर कहीं अन्य राज्यों में है तो, राइट ताकि हम उनको हमारी पूरी बातें उनको बता सके। एग्जैक्टली तो ऐसे तो बहुत स्वप्न मैंने देखे, हाँ। इरादे हैं, मक्कम इरादे हैं, राइट लेकिन फिर लोग साथ मेरे हैं। 13,500 सदस्य, 150 एसोसिएशन है, सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे। डेफिनेटली और साथ में मतलब हम अपने बचपन को भी कभी याद करते हैं, हमारे में भी एक बचपना रहता है। तो कुछ ऐसा कोई किस्सा आपकी लाइफ में कि
ये पोस्ट से लेके आप अपनी कॉलेज की लाइफ को अगर याद करते हो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपको कोई पूछे कि भाई ऐसा कोई ऐसा किस्सा कि जो इमीडिएटली आपको एक हंसा दे कि यार ऐसा मेरी लाइफ में हुआ था। ऐसा तो बहुत, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब बहुत नॉर्मल आदमी समझता हूँ। आज भी हंसी मजाक में हमेशा करता रहता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो हंसी मजाक के साथ करता हूँ। मेरे एम्प्लॉय को कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे बॉस है, राइट। न तो चेम्बर में न तो मेरी पर्सनल ऑफिस में, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ह्यूमन वैल्यूज समझता हूँ। Exactly. आदमी की कीमत मुझे है कि Right. सामने वाला मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। राइट तो हंसी मजाक तो जिंदगी में इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। राइट मैं जब 10 साल का था तब स्टैंडर्ड 5 में पढ़ा था। उस वक्त एक राजनारायण करके कैरेक्टर था पॉलिटिकल, Okay. एकदम इंदिरा गांधी को हरा के वो पूरे देश में उभर आया था। अब हर कोई हो गया है डिजिटल, सब बिजनेस है ऑनलाइन, अब हर कोई है वर्चुअली विजिबल। तो आपके बिजनेस को भी ऑनलाइन लाइए। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, टीवी एड, ज्वेलरी फोटोग्राफी, आपके कंपनी की वर्चुअल टूर, रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल ड्रोन शूट, ये सभी सर्विसेज अंडर वन रूफ यानी मैक्स मीडिया। थीम डिजाइन, स्टोरी राइटिंग, वॉइस ओवर, सिनेमेटोग्राफी एंड मूवी मेकिंग, पोस्ट प्रोडक्शन के साथ ये सारी सर्विसेज का वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी मैक्स मीडिया। तब मैंने उनकी वेशभूषा करके पहला इनाम जीता था। क्या बात है। तब सिर्फ स्टैंडर्ड 5 में था। ओके। तो वहाँ से एक लीडरशिप की शुरुआत हो गई। फिर 10वें स्टैंडर्ड में आया तो जीएस बना, फिर कॉलेज में आया तो वहाँ पर सीआर, बाकी के लोगों को जीएस बनाने का पूरा किंग मेकर का भूमिका हमने की। राइट। बाद में मैंने प्रिंटिंग का व्यवसाय किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी पहचान है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। राइट। फिर वहाँ से लेकर ये चैनल सूरत चलाई। चैनल सूरत के बाद में ये बिजनेस अभी जो मैं कर रहा हूँ, प्ले 3 मैगजीन वगैरह, ये चलता रहता है। अब जो आपने बताया ना कि किस्सा, तो किस्सा तो एक लंबा, मतलब ये बाद में जोक बना लेकिन ये किस्सा तो बहुत सही था। हाँ। एक बार मैं और मेरी वाइफ दोनों मुंबई जा रहे थे। अब एक अंकल ऊपर बैठे थे। उस जमाने में तो ये चेयर कार वगैरह नहीं थी। राइट। तो वो हम लोग बात करने लगे। उनको भी नहीं पता था कि ये मेरी वाइफ है। ऐसे ही हम लोग बैठे थे नॉर्मल सामने सामने। तो फिर मैंने बोला कि चल यार टाइम पास करना है तो कुछ बात करते हैं। मैंने बोला तुम कहाँ से, आप कहाँ से आए, जैसे मैं उनको पहचानता था। तो उन्होंने बोला कि मैं सूरत से हूँ। मैंने बोला अच्छा मैं भी सूरत से हूँ। हाँ, हम तो साथ में ही चढ़े तो नेचुरली सूरत के ही होंगे। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ हो? तो उन्होंने बताया कि गोपीपुरा में। मैंने बोला क्या यार, गोपीपुरा में तो मैं भी रहता हूँ मैडम, फिर भी हम एक दूसरे को पहचानते। तो बोले गोपीपुरा तो इतना बड़ा है। अच्छा, गोपीपुरा में कहाँ रहते हो? बोले कायस मोहल्ला में। मैं बोला क्या बात करते हो यार, कायस मोहल्ला में मैं भी रहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अपना मोहल्ला भी बहुत लंबा है, इतने करीबन 150 से ज़्यादा हाउस है, अपार्टमेंट भी है बीच बीच में। राइट। अच्छा, मैंने बोला उसमें कहाँ रहते हो? बोले कि सिल्वर प्लाजा अपार्टमेंट। ये सब जो है ना वो सच्ची, मतलब सिल्वर प्लाजा अपार्टमेंट, कायस मोहल्ला, गोपीपुरा, वो अस्तित्व में आज भी है। राइट। फिर बोले क्या बात करते हो, मैं भी सिल्वर प्लाजा में रहता हूँ। अच्छा, मैंने फिर उनको पूछा कि अच्छा कौन से फ्लोर पे रहते हो? बोले 7th फ्लोर। मैंने बोला क्या बात है यार, 7th फ्लोर पे तो मैं भी रहता हूँ। फिर वो जो अंकल था वो उसका दिमाग गया, वो एकदम नीचे से आ गया कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उनको पता था। तो मैंने बोला आप कौन सी फ्लैट में रहते हो? 712 में। मैंने बोला यार 712 में तो मैं भी रहता हूँ। फिर वो अंकल बोलते कि आप समझते क्या हो अपने आप को, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही अपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर पे, एक ही फ्लैट में रहते हो, एक दूसरे को पहचानते नहीं हो। तब मैंने बोला अंकल थोड़ा शांत रहिए, हम एक हस्बैंड एंड वाइफ है, कल टाइम पास करने के लिए यहाँ पर ये बातें करते थे। तब उसका गुस्सा भी शांत हुआ और मुझे भी, मतलब ये हंसी मजाक वाला स्वभाव मेरा पहले से है। राइट। और ऐसे करता ही रहता हूँ। आज भी मेरी पोती के साथ मैं जिस तरह से पेश आता हूँ, राइट। अभी भी वही साली वो टप्पे वाली गेम खेलता हूँ उनके साथ। Exactly. फिर पंजा लड़ाता हूँ, राइट। फिर उसके साथ सर से सर टकराता हूँ। हाँ। तो वो बोले कि दादा आज अभी तो मैं बड़ी हो गई। मैंने बोला बेटा बड़ी तू हो गई है, हाँ। मैं तो वही हूँ। ये सर से सर टकराने का मतलब है तेरा सर को मजबूत कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। दोस्तों में भी अपनी महफिल के आदमी है। राइट। 5 जोक, 5 शायरी, 5 जमूदी चुटका, 5 कविता, 5 गीत पंक्ति, 5 चौंकावनारी हकीकत, 5 पदार्थों का उपयोग, ये सब मैं जानता हूँ। राइट। तो ये मेरा स्वभाव बन गया है और इसी की वजह से मैं लोगों के दिल तक
पहुंच सकता हूं, उनके दिल को छू सकता हूं। Right. सबको इतना कंफर्टेबल लगता है मेरे साथ बात करने में एग्जैक्टली कि बात मत पूछो। अगर आपने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा क्या इज इट कंफर्टेबल फॉर यू, तो कितने 1 मिनट में मैंने जवाब दिया कि यस इट इज, आई एम कंफर्टेबल। Yes, yes. मैंने ऐसा कोई नहीं कहा कि नहीं आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो 2-4 दिन के बाद रखेंगे। Right. नहीं, मुझे पता है कि आज मैं फ्री हूँ, हाँ तो ये तो मेरा शौक है राइट और मेरे को फायदा है इसमें से। आपका पॉडकास्ट की वजह से मैं लाखों लोगों तक पहुंचने वाला हूँ। Exactly. फिर मैं आपको क्यों नहीं टाइम दूंगा? उसमें कौन सी फॉर्मेलिटी मुझे करनी थी? एग्जैक्टली तो सर ये है मेरी जीवन की बातें। ग्रेट ग्रेट। और साथ में जो पोजीशन पे अभी आप हो, वो पोजीशन में चाहे ना चाहे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोई मनमुटाव भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब में आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हो और कैसे वो सिचुएशंस को आप हैंडल करके स्मूथली रन करते हो? गुड क्वेश्चन नयन भाई। 15 दिन से जो बदलाव मेरे कैरेक्टर में हुआ है वो यही है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा, आदमी देखो आप मैं कितना बोलता हूँ और आप सुनते हो, लेकिन ये पॉडकास्ट है इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ। लेकिन मेरा एक अलग व्यक्तित्व 15 दिन से खड़ा हो रहा है, वो है सुनने की आदत पाल रहा हूँ, सबको सुनने का। बाद में अगर जो करना है वो मुझे ही करना है, Right. डिसीजन में आराम से लूँगा। लेकिन जो मैं पहले बोलता था वो मेरी भूमिका मैंने बदल दी। Right. अब लोगों को मैं सुनता हूँ, तब लोगों को अच्छा लगता है कि ये मेरी बात सुनता है। एग्जैक्टली पहले ऐसा हुआ करता था कि ये तो निखिल है अपनी ही झाड़ेगा लेकिन आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, राइट सबकी सुनता हूँ। एक एग्जैक्टली ह्यूमन रिलेशन, मुझे पता है कि इसको क्या अच्छा लगता है, तो किसके पास क्या कैपेसिटी है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं उनके पास वही काम करवाता हूँ कि भाई ये बंदा अगर राज्यपाल आता है, गवर्नर आता है, तो 200-500 लोगों को लिए ला सकता है। राइट और यही हुआ। एक बंदा नवीन भाई पटेल महसाणा के अग्रणी है, उत्तर गुजरात के हैं। मुझे पता है कि उनकी बीबी का एक महिला मंडल है, तो मैंने उनको बोला कि नवीन भाई दिस इज अ टाइम, आप ग्रुप चेयरमैन हो, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, शक्ति है, तो राज्यपाल के कार्यक्रम में आपकी महिला मंडल की ज़्यादा से ज़्यादा बहनों अगर आती है तो अपना प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा, उन लोगों को भी जीवन का कुछ अच्छा नया पाठ सीखने मिलेगा। राइट 300 लोगों को लेकर आए। अब सवाल ये नहीं था कि 300, 500, 600, सवाल ये है कि मैंने राइट आदमी को चुना। राइट ये लीडर का काम है एग्जैक्टली कि किसके पास क्या काम करवाना है। अगर मैं उसको बोलूँगा कि तुम वोट ऑफ थैंक्स करो, वो ना बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बोलना शायद नहीं भी आ सकता है। लेकिन उनके पसंद का काम किया, उसमें उनको उनकी समाज की भी इज्जत मिली कि हाँ नवीन भाई ने कोई ऐसी जगह पर हमको रख दिया कि मजा आ गया। राइट लीडरशिप के ये कैरेक्टर्स और सहनशीलता। आपने बोला ना कंट्रोवर्सीज होती है, होती है, क्यों नहीं होगी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो। लेकिन उनमें समस्या का समाधान, और वो जो बंदा है जिसके साथ कंट्रोवर्सी है उनको मैं मेरे साथ ले लेता हूँ, उनको मैं मेरी टीम में ले लेता हूँ। राइट जैसे बोलते हैं ना हमारी कैबिनेट में सब वो में से 10 लोग ऐसे होंगे जो कभी कभी विरोध पक्ष में बैठा करते थे, आज वो शासक पक्ष में है। तब उनको भी पता चलता है कि यार ये जो विरोध कर रहे हैं तो बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब करना आया है राइट तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। राइट राइट लेकिन वो सब लोगों को मैं अभी साथ रख के, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही एक Exactly. अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये मेरा संदेश है। एग्जैक्टली और अगर मान लीजिए कि भगवान आपको तथास्तु करे और आपको बोले कि भाई जो मतलब आपका 61 ईयर्स में जो आपको नहीं मिला या बचपन से लेके अभी तक में आपको कुछ ऐसा रिग्रेट बोलिए या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बोलिए कि अगर ऐसा कुछ मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता, तो ऐसी कोई एक चीज़ आप बता सकते हो तो? नहीं, बस मुझे तो भगवान से यही उम्मीद है कि बाकी की उम्र में जो भी है उसमें थोड़ा शांति से बीत जाए। शांति बहुत तरह की होती है, पैसे की शांति, फैमिली की शांति और दोस्तों की शांति। राइट अगर ये 3 भगवान दे देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राइट मुझे नहीं करोड़पति या बचपति बनना है, लोग बने मैं खुश हूँ, मेरी वजह से बने इससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। राइट मेरे को वो जलन ईर्ष्या का मेरा भाव ही नहीं है। राइट मेरे 2 खास दोस्त हैं, उन लोगों के पास सालों से 4 व्हीलर है, मेरे पास 4 व्हीलर लास्ट 10 ईयर्स में आई। Right. लेकिन उस जमाने में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास 4 व्हीलर क्यों नहीं है, मैं कभी दुखी नहीं होता था। मैं हमेशा चाहता था कि ये लोग प्रगति के उस सर्वोत्तम शिखर पर पहुँचे। राइट मैं जब पहुँचने वाला हूँ तब पहुँचूंगा। तो अब फ्यूचर में भी यही है, बस जो भी है उसको बरकरार रखना है। थोड़ा अगर बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुख शांति से पूरा जीवन बीते, क्योंकि जीवन का कोई
कल्पना नहीं है कि कब खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। कोरोना में आपने देखा, रात को मिलकर जिसको आए, सुबह पता चले वो वही गया बेचारा। तो वो हता है, वो जो बोलना है बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट। तो बस ये अनिश्चितता भरी जीवन है, तो उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो नेक्स्ट डे के लिए अपना बोझ बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे किसने देखा है। राइट। राइट। एग्जैक्टली। और लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा निखिल भाई कि आपने सूरत में बहुत सारे बेंचमार्क क्रिएट किए, सूरत को बहुत करीबी से आपने देखा हुआ है, तो सूरत के यूथ के लिए और यहाँ के बिजनेसमैन के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो शायद ये मैसेज से अपनी लाइफ को यू टर्न में चेंज कर सकें? नयन भाई, आप वर्तमान शब्द है, बोलिए, आप बोलिए। वर्तमान, ये क्या हो गया? वर्तमान क्या बोलने से क्या हो गया? वो भूतकाल हो गया। भूतकाल हो गया। हाँ। तो भूतकाल पर से हमें सीखना है और वो सीख के आधार पर वर्तमान को बनाना है और वर्तमान को बनाने के अपना भविष्य सिक्योर करना है। ये मेरा यूथ को मैसेज है। राइट। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि भूतकाल अपने पास है, अपने पास अनुभव है, उसमें से हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या गलतियाँ की, उस आधार पर वर्तमान को अच्छी तरह से बनाइए और एक ऐसा वर्तमान बनाओ ताकि अपना भविष्य सुरक्षित रहे। राइट। और उद्योगपतियों में यही है, स्वीकार कीजिए नई टेक्नोलॉजी का, नवे आविर्भाव का। राइट। छोड़िए उन बातों को कि ये तो चेक पे मैं ही साइन करूंगा, मेरा बेटा मुझे पूछे बिना आगे नहीं बढ़ेगा। उसको बढ़ने दो, उसको थोड़ा मार खाने दो। राइट। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया स्पेयर में है तो उसको 10 लाख तक लॉस करने का हक दो। एग्जैक्टली। तो शायद वो 10 लाख की लॉस करेगा तो ठीक है, 90 लाख है आपके पास, लेकिन वो 10 लाख की लॉस करते वक्त वो सोचेगा कि मुझे कोई ये लॉस करने के लिए पापा ने पैसा नहीं दिए, तो वो आपको 10 लाख का 1 करोड़ करके देने वाला है। Exactly. लेकिन वो विश्वास अगर आप रखेंगे Right. अपनी जनरेशन पे, तभी कुछ नया बन पाएगा। आप देखिए, पहले लूम्स था, खटाखट वाले, शटल वाले, बाद में शटल लेस लूम हुआ, राइट। डॉबी जैकार्ड लगी, आज जमाना रैपियर का हो गया है। राइट। जो प्रोडक्शन होता है उसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो आपको चकाचौंध हो जाएंगे कि इतनी कैपेसिटी से चलती है सब। Exactly. लेकिन उन्होंने स्वीकार किया ना, और आज वो नई पीढ़ी 5, 10, 15 मशीन का तो सोचती ही नहीं है। वो 500 मशीन लेके आते हैं पापा। एग्जैक्टली। वो एकदम डर जाता है कि क्या तुम कॉस्टिंग मशीन गिनते हो, 500 मशीन कितने के होते हैं। लेकिन सर वही 500 मशीन लाने के बाद जो परिवर्तन होता है अपनी आर्थिक समृद्धि में, इट इज अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली। तो यूथ को और उद्योगपतियों को यही मैसेज है कि भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान अच्छा बनाओ, भविष्य ऐसे ही अच्छा बनेगा, लेकिन परिवर्तन का स्वीकार करके चलो। एग्जैक्टली। ग्रेट। बस यही मेरा संदेश है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा निखिल भाई की एक आगवी बात की छटा, उनका जो अंदर का एक बचपना से लेके अभी जो मुकाम पे वो पहुंचे हैं, उनमें जो मतलब एनर्जी है, वो जैसे अपने इंडिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, वैसे ये सूरत के अमिताभ बच्चन हम गिनते हैं उनको। और सही में सर, आपके साथ हमने ये पॉडकास्ट करके बहुत कुछ मैंने पर्सनली सीखा, अपनी व्यूअर्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप जो मुकाम से आगे बढ़ रहे हो, जो लोगों को साथ में लेके जज्बा आपका है, वो वैसे ही आप बरकरार रखो और भी सूरत को कुछ नया आप दो, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू नयन भाई, थैंक यू मैक्स मीडिया, थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स। जी, आपकी रिसर्च टीम है जिन्होंने ये पूरी क्वेश्चनरी तैयार की है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे भगवान हैं। आप अगर देखेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, वरना क्या प्राप्त होगा। तो इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जीवन में बहुत आगे बढ़िए, प्रगति के उच्चतम शिखरों सर कीजिए, ऐसी मेरी अभ्यर्थना। धन्यवाद। थैंक यू।